हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके स्पेशल केस क्या होते हैं, है ना। ग्रोथ काइनेटिक्स उसकी क्या होती है, जो जेई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑक्साइड फिल्म की थिकनेस से जो है वो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसके अलावा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है ना। उससे लास्ट क्लास में भी जो है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात करी थी। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अब क्या पढ़ने वाले हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर के बाद में हम बात करेंगे भैया जी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बाद में हम बात करेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना। कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जरा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भैया जी। जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है ना, क्या होती है, इनको समझना जरा ध्यान से कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते किसको है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन की पावर 2 के प्रोपोर्शनल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। आपको पता है वैसे तो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं जो है वो डेफिनेशन लिख देता हूं कि इफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the second power of concentration in rate law expression, in rate law expression, then reaction will be of second order, ठीक है। तो इस केस में जो रिएक्शन है ना वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी अगर पावर 2 की ये प्रोपोर्शनल आती है तो। अब आप समझना जरा कि जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, इसमें भी हम अलग अलग केस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमने केस की बात करी थी, जीरो ऑर्डर में केस की बात करी, यहां पर भी हम जो है वो अलग अलग केस की बात करेंगे। जैसे केस 1, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब वही बात इसके लिए भी, क्या t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी, ए नोट। हम सब में यही काम करते जा रहे हैं, है ना। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट है, प्रोडक्ट कितना, जीरो। थोड़ी देर बाद में एट टी टाइम बाद में इसकी कंसंट्रेशन हो गई 80, और 80 इक्वल टू हो गया कितना, ए नोट माइनस एक्स। ये हमारे पास टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, वो ये है। और हमें पता है कि रेट जो है वो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है, तो हम बोलेंगे आर इक्वल टू के, और ए की पावर कितनी आएगी, यहां पर 2 आएगी। और इसके लिए आर की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का डी ए बाय डी टी इक्वल टू के, और ये आ गया ए की पावर कितनी, 2। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, माइनस का डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा डी टी। और हमें पता है टाइम चेंज हो रहा है 0 से टी, और ये चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, ए नोट से 80 तक, ठीक ऐसा ही है। तो भैया इसको हम जो है वो एक तरीके से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये माइनस का, और हमारे पास जो है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया ए की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और जो है ये 80 से ए नॉट, और टी डी टी का जो है क्या होगा, इंटीग्रेशन टी, और लिमिट हो जाएगी टी से 0। और भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि ओवरऑल फाइनली आपको एक्सप्रेशन ही ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो हमारे पास रिलेशन आएगा 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू kt। दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था, a नॉट माइनस 80 इक्वल टू kt। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था, kt इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई 80। ठीक ऐसे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है 1/80 माइनस 1/a नॉट इक्वल टू kt। ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। दिस इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है कि भैया जी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड इक्वेशन है।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भाई देखो जरा कि अगर हम मेडिकल, हालांकि जो है वो एक चीज मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी में सेकंड ऑर्डर का कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन सेकंड ऑर्डर फिर भी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है ना वो आगे एक लाइन लिखी है, आप देखो कि जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के बाद में जो है एक लाइन लिखी हुई है कि जब हम क्या करते हैं किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक या जो nth ऑर्डर हायर काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है ना ये फर्स्ट ऑर्डर में चली जाती है और उनको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो वास्तव में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट जो है ना वो अभी सेकंड ऑर्डर से ही निकल के आएगा, तो इसको आप समझना ध्यान से। और सेकंड ऑर्डर मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज जरूरी है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप। जो है वो इसके लिए वो सारी कैलकुलेशन हम करेंगे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए करी है, सारी कैलकुलेशन हमें करनी है ना, चाहे वो यूनिट ऑफ के हो। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, के की यूनिट देखना, यूनिट ऑफ के है ना, कैलकुलेशन इसके लिए हम देखते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहला यूनिट ऑफ के, कि भाई के की यूनिट, तो आपने क्या कहा कि R इक्वल टू के, और ये आया ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी 2, और R की यूनिट तो आपको पता ही है, R की यूनिट क्या होती है अपने पास, है ना, या फिर यू कहो कि R आपने कैसे लिखा, माइनस का dA बाई dt, ये तो R है, इक्वल टू के, और A की पावर कितनी 2, dA बाई dt क्या होता है कंसंट्रेशन, और ये क्या है टाइम, इज इक्वल टू के, और ये आ गया कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो यूनिट जो है वो देखो जरा हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगी टाइम इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट आ गई। और कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास होती है किसमें, मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन होती है, तो यूनिट देखो क्या आएगी, यूनिट आएगी अपने पास मोल, है ना, इनवर्स, और लीटर क्या हो जाएगा +1, और यहां आ जाएगा भैया टाइम इनवर्स, और ये ही यूनिट होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की, और जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना है। जो टाइम इनवर्स है, टाइम की जगह जो कोई भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, जनरली सेकंड और मिनट आपको देखने को मिलेगा। और भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बार ऐसा होगा कि रिएक्शन में आपको कहीं पर भी ऑर्डर मेंशन नहीं होगा, ऑर्डर दिया हुआ ही नहीं होगा, और ऑर्डर अगर मेंशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट से ही हम क्या करेंगे, ऑर्डर का पता लगाएंगे कि ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो जरा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और भी जो है बहुत सारी कैलकुलेशन हमें इसके लिए करनी है। तो अगली जो कैलकुलेशन है वो है भैया जी टी हाफ कैलकुलेशन, कि जो टी हाफ है ना, टी 50% या टी हाफ, वो कितना होता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए करी है वही सारी कैलकुलेशन जो है वो हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी करेंगे। टी हाफ हो गया, टी 3/4 हो गया, टी कंप्लीट हो गया, इसके अलावा अगर ग्राफ पूछे तो ग्राफ जो है वो भी कैसे आएंगे, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। देखो जरा कि सेकंड कैलकुलेशन इज टी हाफ, या कह दो कि टी 50%, ठीक है, टी 50% या टी हाफ। देखो क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं ये बोलूंगा एट टी 50%, जो 80 है ना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी a0/2। तो हमारे पास जो है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आती है, 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT। और अगर मैं बात करूं एट टी हाफ, तो ये 80 तो हो गया कितना, a0/2, 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 1/a0 इक्वल टू KT हाफ। देख लो जरा ऐसा ही होगा क्या, तो हमारे पास यहां से साफ आपको दिख रहा है टी हाफ इक्वल टू आ गया 1/a0 और इंटू के, ये लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, टी हाफ आ गया, ठीक है। अगर आप टी 3/4 कैलकुलेट करोगे, थर्ड इज टी 3/4, या कह दो टी 75%, तो इसके लिए टी 3/4 या टी 75%, तो हम क्या बोलेंगे एट, है ना, टी 3/4 जो 80 है ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा भैया a0/4, कि भाई 80 होता क्या है, तो टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन बच जाती है रिएक्टेंट की वही क्या है, वही तो 80 है। तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, a0/4 बचेगी, क्योंकि 3/4 तो रिएक्शन का पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि भैया यहां पर एक्सप्रेशन में एट टी 3/4, तो 80 की जगह तो रखूंगा a0/4 माइनस ये आया 1/a0 इक्वल टू KT 3/4। देख लो जरा ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही होगा ना। तो यहां पर ये आया 4 - 1 डिवाइड बाई, तो 3/a0
इक्वल टू Kt3/4, तो हमारे पास T3/4 ये निकल के आ जाएगा कितना, 3/A0 इंटू के। ये लो जी 3T/4 जो है ना, एक तरीके से T3/4 इसकी वैल्यू आ गई 3A0/K, है ना। तो देखो जरा कि कोई रिलेशन अगर बन रहा है तो वो भी हम यहां से बता सकते हैं। बाकी आप देखो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के किसी भी पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम है ना, वो एक तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन को कंप्लीट होने में उतना ही, या फिर रिएक्शन के उस पार्ट को कंप्लीट होने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब फिर जो है वो अगर आगे बढ़े तो देखो जरा टी कंप्लीट की कैलकुलेशन करते हैं कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो टी कंप्लीट, फोर्थ इज टी कंप्लीट या टी 100%, है ना। तो मैं बोलूंगा कि 80 कितना हो जाएगा, 0। और अगर 80 0 हो गया तो मैं बोलूंगा 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल टू KT। और भैया ये 0 हो गया तो 1/0 1/A0 और ये आ गया KT 100%। तो ध्यान से देखो 1/0 कितना, इनफाइनाइट हो गया। तो T 100% जो है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। और भैया ये मैंने कहा भी था आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी बताया था कि केवल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ही एक गिवन टाइम में कंप्लीट होती है, बाकी रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, चलती रहेगी धीरे धीरे। हालांकि अमाउंट जो रिएक्टेंट का अमाउंट है ना वो बहुत ही कम बचेगा, न के बराबर अमाउंट बचेगा, लेकिन फिर भी जो है वो उसको हम थियोरेटिकली ये नहीं बोल सकते कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, चलती रहेगी लगातार, है ना। तो यहां पर जो है T 100% की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। फिर आप समझना जरा कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स second order reaction will never completes in given time। तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जो है वास्तव में कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो ये है हमारे पास एक तरीके से सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि वो ही सारी बातें हैं, आप चाहो तो यहां पर ग्राफ भी बना सकते हो सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखना जरा, देखो जी कि ग्राफ जो है ना, हालांकि सेकंड ऑर्डर के ग्राफ इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। देखो कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिलेशन क्या आता है, 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल टू क्या, KT। यही सेकंड ऑर्डर का रिलेशन है। तो यहां से जो है मैं काम कर रहा हूं, इसको जो है वो ऐसे लिख रहा हूं 1/80 इक्वल टू KT प्लस 1/A0। ठीक है, तो इसको तो जो है वो हम y एक्सिस पर ले लेते हैं, या हाँ इसको y एक्सिस पर ले लो, y इक्वल टू mx प्लस c। तो हम ग्राफ बना रहे हैं 1/80 वर्सेस t के बीच में। ठीक, तो इधर तो 1/80 है, इधर t है, और ये 1/80 है। तो आप देखो जरा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, और जो इंटरसेप्ट है ना ये है 1/A0, और इसका स्लोप जो है ना, स्लोप ये किसके इक्वल है, स्लोप। तो स्लोप वैसे होता है tan थीटा, तो ये इक्वल आ रहा है किसके, के। अब एक चीज देखो 1/80 की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 80 की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि 80 क्या है, टी टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन, और टी टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन लगातार क्या होती है, कमी होती है। तो ये तो हुआ एक ग्राफ। दूसरा जो हुआ, अगर आप टी हाफ वर्सेस A0 के बीच में ग्राफ बनाओगे तो हमें यह पता है कि टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है A0/K। तो यहां पर टी हाफ और जो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो अगर इन दोनों का ग्राफ आप बनाओगे तो टी हाफ एक तरफ तो है इनिशियल कंसंट्रेशन A0, इधर है हमारे पास क्या, टी हाफ। ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ जो है वो आपको पूछेगा। तो ये तो है भैया केस 1, बहुत ही आसान सा काम है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन जो है सिंपल से, जैसे क्वेश्चन हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में करे थे, क्वेश्चन ठीक वैसे ही बनते हैं। क्लियर है बात। थोड़ा सा जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो केस 1 था। अब इसी में जो है वो हम केस 2 की बात करते हैं। देखना जरा कि अगर मान लो यहीं पर आपको जो है ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ए के साथ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे दे, सारी कैलकुलेशन जो है वो ऐसी ही रहेगी, बस जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो बनती है ना उसमें
थोड़ा सा चेंज आएगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको साथ में एक तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। देखना क्या इतनी सारी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, केस सेकंड। मैं ऐसा बोलूंगा कि हमारे पास जैसे ये रिएक्शन आ गई, MA इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, है ना, और ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वही सारी कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी, t बराबर 0 पर ये कितना A0, फिर जो वो एट t टाइम, तो ये हमारे पास हो गया A0 से कितना हो गया भैया 80, है ना, और 80 की वैल्यू A0 माइनस एक्स, वही सारी कैलकुलेशन है। लेकिन बस डिफरेंस यहां पर आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो R इक्वल टू ये तो हो जाएगा K, और A की कंसंट्रेशन की पावर कितनी 2। अब R को जो है वो पहले तो यहां पर केवल क्या था, A था, तो हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो 1 ले लिया, अब 1 नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना m, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 1/m, और ये हो जाएगा क्या dA/dt, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k और एक की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं माइनस का dA/a स्क्वायर इक्वल टू m k, और ये आ जाएगा dt। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, और इधर आप इसको इंटीग्रेट करोगे A0 से 80 तक, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल टू mkt। ये लो जी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये है केस सेकंड, ठीक है। और बाकी सारी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन है ना, आप अगर टी हाफ की बात करोगे तो टी हाफ जो है इस केस में कितना हो जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू पहले कितना आया था 1/A0 इंटू के, अब आ जाएगा क्या 1/A0 इंटू mk, जो भी है अपने पास, है ना, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको साथ में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड केस है, ठीक। अब केस थर्ड, इसमें केस थर्ड जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का या स्यूडो ऑर्डर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो होती है इनका कंसेप्ट जो है वो डेराइव करेंगे। तो केस थर्ड आप देखना जरा, केस थर्ड क्या है, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, केस थर्ड, तो केस थर्ड ऐसा है कि भाई सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मान लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आ जाए आपके पास, और हर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो है ऑर्डर कितना हो 1 हो, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं ऐसा बोलूंगा जैसे मान लो A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर मान लो इसकी कंसंट्रेशन है A, ये कंसंट्रेशन कितनी है B। थोड़ी देर बाद में एट T टाइम ये हो जाएगा A या A माइनस एक्स, इसको मैं बोल देता हूं B माइनस कितना x, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन 80, इसकी कंसंट्रेशन जो BT हो गई, तो A माइनस एक्स, और ये हो गया कितना B माइनस एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। फिर आप देखना जरा कि इसके लिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो R इक्वल टू मैं ये बोलूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर भी कितनी 1, इसीलिए तो नेट ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा ना। तो ये है भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2 अलग अलग रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो यहां पर जो नेट ऑर्डर रिएक्शन का कितना आ गया 2 आ गया। फिर आप देखो इसको R को आप कैसे लिख सकते हो, R को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का dA/dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि भाई आप इसको जो है माइनस का dB/dt भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, सेम ही होंगे, तो भी जो है वो एक्सप्रेशन ऐसा ही आएगा जो हम डेराइव करेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे आप A के रेस्पेक्ट में करके देख लो चाहे B के रेस्पेक्ट में करके देख लो, एक ही चीज आएगी। अब यू समझो ये क्या है, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, तो इसको मैं यू लिख सकता हूं, देखो माइनस का D, अब A की कंसंट्रेशन जो A से कितनी हो गई A माइनस एक्स, तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा A माइनस A, ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स माइनस A डिवाइड बाय dt और K। अब कंसंट्रेशन हमें क्या करना है भैया, रेट का जो भी एक तरीके से इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है हमें वो बनानी है, और टी टाइम पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनानी होती है। तो यहां पर ये जो कंसंट्रेशन लेते हैं हम, जिस पॉइंट पर रेट निकालते हैं ना, जिस टाइम पर रेट निकालते हैं,
उस टाइम पर ये जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर रखी जाती है। और इसका जो है वो एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस पर हमने किया था। तो आप देखो जरा कि हमें क्या करना होता है, जिस टाइम पे रेट निकालनी होती है ना, ये उस टाइम पर कंसंट्रेशन यहां पर रखनी होती है। तो जैसे मान लो 10 सेकंड पर रेट निकालनी है तो टी बराबर 10 सेकंड की कंसंट्रेशन यहां पर रख दो। 20 सेकंड पर रेट निकालनी है तो टी बराबर 20 सेकंड की कंसंट्रेशन यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो हमें टी टाइम पर रेट निकालनी है ना, टी टाइम पर, तो टी टाइम की कंसंट्रेशन क्या है, ये है a माइनस एक्स और ये है b माइनस एक्स। ये वैल्यूज मैंने यहां रखी। भैया जी ये कुछ यहां पर कैंसिल हो रहा है, क्या आया माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कुछ यूं बना कि dx बाय dt इक्वल टू के, ये आया a माइनस एक्स और ये आ गया क्या b माइनस एक्स। क्लियर है बात। अब देखो कि इसको जो है मैं यूं लिख सकता हूं dx बाय a माइनस एक्स और ये आया b माइनस एक्स इज इक्वल टू के और ये आया dt। भैया टाइम चेंज हो रहा है 0 से t और जो कंसंट्रेशन है ये चेंज हो रही है a0 से at। या फिर कंसंट्रेशन जो है ना हमारे पास अब दो है जिनको x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो अब हमारे पास जो है ना ये दो चीजें हैं, ये एक्सप्रेशन बना है। और भाई देखो कि इसको जो भी मैथ्स के लोग हैं वो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बायो के लोग हैं उसको यहीं तक रहने दो। इसको सॉल्व करके है ना आपको फाइनल कंक्लूजन ये ध्यान में रखना है, जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ये है कि भाई KT इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए और यहां पर आएगा ln a अपॉन बी, बी माइनस एक्स और ये आ जाएगा अपने पास a माइनस एक्स। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन बनेगा जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ना सेकंड ऑर्डर की, यानी कि इस तरीके की जो अपने पास सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी ना उसके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है वो ये वाली बनेगी कि KT इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस ए। अच्छा यहां पर जो है ना ये कंडीशन ऐसी है कि इफ है ना b इज ग्रेटर देन a, है ना। इनिशियली हमने b की वैल्यू जो है वो a से क्या रखी है, ज्यादा रखी है, अदरवाइज ये वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, माइनस पे आ जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप b की वैल्यू जो है अगर ज्यादा है तो आप यहां पर dA बाई dt करोगे, अगर a की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां पर जो है वो आप dB बाई dt कर देना, तो जो है वो सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फाइनली आपको ये कंक्लूजन ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप समझना कि ये तो b की वैल्यू जो है वो a से ज्यादा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है यहां से, मैं ऐसा कहूंगा कि इफ मान लो कि b की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन a, है ना, कि b की वैल्यू a से बहुत ही ज्यादा हो गई, इसी केस में b की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये हमारे पास रिएक्शन थी a प्लस b इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और ये तो है t इक्वल टू 0 पर कितना a, ये है b और b की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये एक्सेस में है, ये क्या है, एक्सेस में है, कि b को आपने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। तो अब हमारे पास r जो है ना, r का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 और ये कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। और क्योंकि ये एक्सेस में है, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट है और एक्सेस में है, तो आप मुझे बताओ कि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। कि भाई अगर कोई चीज हमें यह पता है कि भैया ए और बी जो है ना ये टाइम के साथ साथ क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि कंज्यूम हो रहे हैं, कंजप्शन हो रहा है, तो ए और बी टाइम के साथ साथ क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर बी का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो भैया इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आएगा, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आएगा। और भाई इस केस में जैसे समुद्र में से अगर आपने 2 लोटे पानी के निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब B अगर बहुत ज्यादा है और टाइम के साथ थोड़ा बहुत कंज्यूम भी हो गया तो ऑलमोस्ट इसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल रहेगी, B के ही इक्वल रहेगी। तो मैं यहां से यूं बोलूंगा क्योंकि ये एक्सेस में है तो कंसंट्रेशन ऑफ B will remains constant with time। तो भैया जी इस केस में जो B की कंसंट्रेशन है ना ये टाइम के साथ साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी नहीं। तो मैं यूं बोलूंगा R इक्वल टू के, A की कंसंट्रेशन की पावर 1 और ये तो जो पहले कितना था, इनिशियली B था और टाइम के साथ साथ भी B ही रहेगा, केवल A की कंसंट्रेशन चेंज होगी। पहले भी B था, अब भी कितना रहेगा, B रहेगा और B की पावर कितनी, 1, है ना। अब आप देखो क्योंकि ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है और K भी क्या है,
कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोलूंगा R इक्वल टू के इंटू बी, और ये आ गया ए की पावर 1। R इक्वल टू, इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ गया के डैश, और ये आ गया ए की पावर 1। भैया जी के डैश की वैल्यू यहां पर आई है के इंटू बी के इक्वल। और भैया ये जो केस है ना, आप ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन थी, एलिमेंट्री रिएक्शन थी। इसके लिए जो वो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो वो कितनी है, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर आपने जैसे ही बी को एक्सेस में किया और जैसे ही बी एक्सेस में हुआ, तो अब यहां इसका रेट लो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर रिएक्शन का आया कितना, 1। क्या आपने जैसे ही बी को एक्सेस में कर दिया, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। और इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। तो होता यही है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या एक ऐसी हायर ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर से भी ज्यादा ऑर्डर हो, एक ऐसी हायर ऑर्डर की रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट जो हो क्या हो, एक्सेस में हो, या जिसमें रिएक्टेंट अगर एक्सेस में हो तो भैया जो एक्सेस में होगा उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो बदलेगी नहीं। और इस केस में जो ऑर्डर की रिएक्शन है ना, हायर ऑर्डर की रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर में चली जाएगी। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा था अभी आपको कि यहीं से स्यूडो ऑर्डर का कंसेप्ट निकल के आएगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इन दिस केस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल गोज इन फर्स्ट ऑर्डर, है ना। और इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसी पर थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं, देखना जरा। हाँ जी, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अब एक चीज देखो आप, कि यही से हमारे पास जो के है ना, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, इसको आगे आप कंटिन्यू कर लेना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। चलो मैं स्यूडो ऑर्डर को जो है वो अलग से अभी हेडिंग लगा के भी डिफाइन करवा दूंगा आपको। स्यूडो ऑर्डर बोल दो या स्यूडो यूनिमोलिकुलर ऑर्डर रिएक्शन बोल दो, है ना, कुछ भी अलग अलग नाम से इसको जो है वो हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आई। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि रेट कांस्टेंट ऑफ any reaction does not depends on concentration। ठीक है, concentration, but rate constant of pseudo order reaction depends on concentration। ठीक है, कि भाई जो रेट कांस्टेंट होता है ना, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आप यहां पर समझना कि के डैश के इंटू बी, बी क्या है, बी कंसंट्रेशन है, और ये जो रिएक्शन है ना, ये ही क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि आपने क्या कहा, के डैश इक्वल टू के इंटू बी। व्हाट इज बी? बी जो है वो अपने पास है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और ये क्या है, ये है भैया रेट कांस्टेंट। और व्हाट इज के डैश? दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, एक कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने मान लो इसी क्वेश्चन में या इसी केस में आपने बी एक्सेस में लिया और एक्सेस में भी कंसंट्रेशन जो चेंज कर रहे हो, एक्सेस में बहुत ज्यादा है, लगातार आप एक्सेस में कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, तो लगातार ये के डैश की वैल्यू जो क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। और के डैश की वैल्यू बदलती रहेगी तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो है के डैश की वैल्यू जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर जो है वो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो जरा, कि के डैश 1 किसी भी रिएक्शन के लिए के डैश 1 डिवाइड बाय के डैश 2, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आ जाएगा अपने पास, के तो सेम ही रहेगा कंसंट्रेशन के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा भैया जी B1 डिवाइड बाय के इंटू
B2। ठीक है, ये तो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी K-1 डिवाइड बाई K-2, K-2 ये आ जाएगा कितना, कंसंट्रेशन B1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन B2। इस पर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये 2-3 एक्सप्रेशन है जो कि आपको क्या करते हैं, ध्यान में रखने हैं। अब इसी चीज को जो है हम प्रॉपर हेडिंग लगा के जो है बाद में डिस्कस करते हैं कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कौन सी चीजें स्यूडो ऑर्डर के बारे में ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो है ना एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर की जो भी रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है भाई, और एनसीईआरटी में मेंशन है। अब भाई पता नहीं चलता आपको सेकंड ऑर्डर, बिना सेकंड ऑर्डर पढ़े बिना ये एक्सप्रेशन कहां से आता है ना, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो जरा इसको तो मैं मिटा रहा हूं। तो ये थी भैया सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के बाद में अब हम बढ़ गए हैं वापस से स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। हाँ जी, देखो तो भैया देखो जरा कि स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं। अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था कि हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को दो अलग अलग रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हो तो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है वो ये आई है कि KT इज इक्वल टू 1/B माइनस A, और यहां पर आएगा ln A अपॉन B। ऊपर तो क्या था B माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है A माइनस एक्स। तो मैंने अभी आपको यह कहा था कि जब कोई एक रिएक्टेंट आप जो है वो एक्सेस में ले लेते हो, जैसे बी को हमने ज्यादा कर दिया, तो हमारी रिएक्शन जो है ना सेकंड ऑर्डर की थी लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर में चली जाएगी। अब इसी को हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। देखना कैसे, कि अगर आपने जो है वो बी की कंसंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज्यादा कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मींस द वैल्यू ऑफ b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, ऐसा ही होगा। तो मुझे ये बताओ कि b माइनस ए ये तो नियरली आ जाएगा किसके इक्वल, b के इक्वल। दूसरी चीज यहां पर b माइनस एक्स ये भी नियरली कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो टाइम के साथ साथ b का अमाउंट या b की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, या इसमें चेंज आएगा न के बराबर। तो पहले जो b था, अब बहुत ज्यादा अमाउंट में से अगर x चला गया, अरे भाई समुद्र में से 2 लोटे पानी के निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल वही बात है। तो b माइनस एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, b ही रहेगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट करूं तो हमारे पास ये आएगा KT इक्वल टू 1/b, ये तो गया 1/b ln, ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा a इंटू बी डिवाइड बाय नीचे b, और ये आ गया हमारे पास a माइनस एक्स, b से b कैंसिल हुआ। भैया b तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो क्या है कांस्टेंट। तो मैं ऐसा बोलूंगा इस कांस्टेंट को इधर ले आओ, t को इधर ले जाओ, या फिर इस कांस्टेंट को इधर ले आओ कि k इंटू बी इंटू टी इज इक्वल टू ये आया ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, और हमें यह पता है कि भाई ये कांस्टेंट और कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट आएगा, और इसी नए कांस्टेंट को हमने बोला k डैश। तो k डैश t इज इक्वल टू ln को जो आप 10 बेस में बदल लो 2.303, और ये आया log a अपॉन a माइनस एक्स। a तो क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या है t टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन। और भैया इसको अगर आपने कहीं देखा हो तो ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की जो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है। तो आप देखो जरा कि अगर आपने क्या किया, किसी एक को जो है वो एक्सेस में ले लिया तो जो है वो इक्वेशन जो किसकी बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की बन गई, और यहां पर k डैश की वैल्यू आ गई कि कितनी, k इंटू बी, है ना। तो भैया जब आप क्या करते हो, किसी एक रिएजेंट को एक्सेस में ले लेते हो तो इस केस में रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की दी किस में शिफ्ट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। और इसको हमने जो है वो अभी वैसे भी देखा था और मैथमेटिकली मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखो जरा कि भाई बहुत ही जरूरी टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर की जो रिएक्शंस है ना, और 2-3 जो है वो अपने पास इसमें एग्जांपल्स भी है, और एग्जांपल्स के बारे में एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया गया है।
तो इस पर जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी बातें हैं, ये सारी एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक इज सूडो यूनिमोलिकुलर, या इसको जो है वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, कि सूडो यूनिमोलिकुलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखो जरा क्या होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन भाई कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है वो ऐसी होती है जिनके लिए ऑर्डर और जो दूसरा मॉलिक्युलरिटी है इनमें डिफरेंस आ जाता है। और ये जनरली तब होता है जब कोई एक रिएजेंट आप क्या ले लेते हो, एक्सेस में ले लेते हो, ये तब होता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होगी ना, क्योंकि एलिमेंट्री है लेकिन उनके ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कि एलिमेंट्री होते हुए भी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस आ रहा है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बोलते हैं, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस देयर molecularity and order will be generally equal, but for some elementary reactions ठीक है। अब भाई देखो जरा कि रिएक्शन जो है ना वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मॉलिक्युलरिटी डिफाइन है, ऑर्डर भी डिफाइन है ना, लेकिन एलिमेंट्री होते हुए भी इनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या आती है, अलग अलग आती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर सम एलिमेंट्री रिएक्शंस देयर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी will be different such a type of reactions are known as pseudo order reactions। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन होते हुए भी इनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, कि भाई एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है ना, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ये जो है वो एक इसी कैटेगरी रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, तो भैया देखो जरा, कि इन हाइड्रोलाइसिस in this reaction water is used in excess and its concentration will remains constant, its concentration will remains constant with time। देखो जरा क्या होगा कि अगर आप क्या करोगे, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है, मान लो इथाइल एसीटेट है CH3COO और ये C2H5 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, है ना, एसिडिक मीडियम में करवाना है, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन जो है ना एक तरीके से सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। क्यों करती है इसकी बात अभी हम करेंगे। तो आपने जो है वो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, दो चीजें बनेगी, एक तो बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगा C2H5OH, है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन है और मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन जो है वो एक सूडो ऑर्डर की रिएक्शन है। देखना कैसे, इस रिएक्शन में जो ये पानी होता है ना, ये होता है भैया जी
एक्सेस में, वाटर एक्सेस में होता है। अब एक्सेस में होने की वजह से क्या होगा, इसके लिए जो है वो हम बोलेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहली बात तो ये है कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, है ना। तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू तो कितनी है, 2 है। डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल वाटर का, एक मॉलिक्यूल एस्टर का आए, रिएक्शन हुई, ट्रांजिशन स्टेट बनी और जो है वो रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट बन गया। तो जितने मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही क्या है, मॉलिक्युलरिटी है। तो मॉलिक्युलरिटी इज 2। लेकिन अब देखना जरा कि अगर मैं इसके लिए रेट कांस्टेंट या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो R इक्वल टू आएगा K, और यहां पर तो आएगा CH3COO और ये C2H5 की कंसेंट्रेशन, और साथ में क्या आएगा, H2O की कंसेंट्रेशन। H2O तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ये तो एक्सेस में है ना। और एक्सेस में होने की वजह से ये क्या रहेगा, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगा। और मेरे भाई अगर एक्सेस में है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट ये एक नया कांस्टेंट आएगा। इसको मैं यूं बोल सकता हूं, R इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है। और ये एक हमारे पास नया कांस्टेंट आ गया, और साथ में आ गई कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO और ये C2H5, ठीक है। और कांस्टेंट कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ गया, R इक्वल टू इसको हम बोल देंगे K डैश, और यहां पर कंसेंट्रेशन आ जाएगी CH3COO और ये C2H5 की पावर कितनी, 1। और K डैश की जो वैल्यू है ये है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। और ये मैंने आपको जो है वो अभी जस्ट बताया ही है कि केवल और केवल स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहां पर जो इसका K डैश की वैल्यू H2O की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर जो है मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का ऑर्डर तो कितना आ रहा है, 1, लेकिन इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है, मॉलिक्युलरिटी ये है कितनी, 2। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो, है ना, ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस जिनके लिए मॉलिक्युलरिटी 2 हो लेकिन जिनका ऑर्डर कितना हो, 1 हो, इनको ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो एसीटेट, इथाइल एसीटेट जो होता है या एस्टर जो होता है, इसका एसिडिक मीडियम में जो एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस है, ये किसको फॉलो करता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फिर देखना कि अगर यहीं पर हम बेसिक मीडियम ले लें, तो मैंने अभी कहा ना आपको कि बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन जो है वो किसको फॉलो करेगी, बेसिक मीडियम में सेम टू सेम रिएक्शन जो है वो फॉलो करेगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। देखो जी, हाँ देखना कि भैया मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, क्योंकि कई बार जो है ना ये सारी चीजें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट वाले कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उनमें जो है ये सारी चीजें पूछ सकता है आपको, है ना, स्टेटमेंट बना के कि भाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम फॉलोज, ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। कि भाई देखो जरा क्यों कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो क्यों करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई बेसिक मीडियम में H2O को एक्सेस में नहीं लेते हैं। एसिडिक मीडियम होता है तो भी वाटर एक्सेस में होता है, बेसिक मीडियम होता है तो भी वाटर क्या होता है, एक्सेस में ही होता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि इन बेसिक मीडियम base will reacts with acetic acid formed in reaction, ठीक है, which increase the rate of reaction। देखो जी क्या होगा कि अगर मीडियम बेसिक है ना, जैसे सेम टू सेम रिएक्शन, एग्जांपल के लिए हमारे पास C2H5 CH3C2H5OH या CH3COO और ये C2H5, ये H2O, मेरे भाई ये तो एक्सेस में ही है, इसको छेड़ना ही नहीं है। लेकिन अब आपने जो है वो कैटालाइज कैसा ले रखा है, बेस ले रखा है, या H+ की जगह OH-, बेसिक मीडियम आपने कर रखा है। तो बेसिक मीडियम कर रखा है तो भैया CH3COOH और ये C2H5OH। अब भाई देखो इसी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन रहा है क्या, एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड क्या करेगा, इस बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और इस बेस के साथ रिएक्शन करके ये जो है वो CH3COO- में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में H2O में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आप देखो जरा कि भैया अगर इधर से जो है वो अगर CH3COOH की कंसंट्रेशन कम हो गई तो जो है वो रिएक्शन की तरफ भागेगी, आगे की तरफ भागेगी, तो रिएक्शन की रेट जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, रेट जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी भाग भाग के रिएक्शन किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन जो है ना देखा जाता है, ये आता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO और ये C2H5, और यहां आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कि ये बेस जितना ज्यादा होगा यहां पर जो है वो ये एसिड को उतना ही जल्दी जल्दी खत्म करेगा। तो इसका मतलब बेस की कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करती है। अब मेरे भाई ये तो एक्सेस में है, ये तो किस में है, ये तो एक्सेस में है, और एक्सेस में है तो यहां पर हम बोलेंगे R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, और यहां आ जाएगा CH3COO और C2H5, और यहां आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH, पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, इन सब की पावर 1 1 है, ठीक है। तो R = आ गया K डैश इंटू CH3COO C2H5 और OH माइनस की पावर 1। आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी 2 है और इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी ये भी कितनी है, 2। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। आप कहोगे कि सर यहां पर ऑर्डर जो है ना वो कितना, मॉलिक्यूलरिटी 3 आनी चाहिए, OH भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरे भाई OH जो है ना वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस रिएक्शन में तो ये 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रिएक्शन में तो 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन ये है। OH तो अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, OH तो इसको खत्म कर रहा है, इन दोनों के बीच में OH नहीं है, इन दोनों के बीच में OH कैसे आ सकता है, ठीक है ना। तो OH वास्तव में इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये तो इसके आगे वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए OH इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि यहां पर तो पार्टिसिपेशन किस किस का हो रहा है, एक तो इथाइल एसीटेट का हो रहा है, साथ में किसका हो रहा है, H2 का ही हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। समझे बात को, चलो ठीक है। एक और इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, देखो जरा कि नेक्स्ट जो है ना अपने पास इस पर है भैया, एक शुगर का जो भी अपने पास एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, वो भी इसी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को ही क्या करता है, फॉलो करता है। देखो कैसे, हाँ जी, सेकंड एग्जांपल है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, फॉलोज, चलो इसी को मैं लिख देता हूं आगे, फॉलोज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये भी जो है वो क्या करता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। देखना कैसे करेगा कि हमारे पास शुगर है C12H22O11 और ये पानी में मिलाया, हाइड्रोलाइसिस में वाटर हमेशा एक्सेस में होगा, तो बनेगा C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज और ये है डी फॉर्म ग्लूकोज का, है ना, और इससे साथ में बनता है C6H12O6, ये है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का बनता है एल फॉर्म। अब भाई ये डी और एल फॉर्म जो है ना, ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, पढ़ोगे ऑर्गेनिक में हम बात करेंगे कि डी फॉर्म क्या होता है, एल फॉर्म क्या होता है। अभी के लिए ये समझो कि एक डी है, दूसरा क्या है, एल है। और भैया इससे रिलेटेड जो है ना, हम आगे जब रिएक्शन की मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो रोटेशनल एंगल में भी ये चीजें काम में आएगी। अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो हो अपने पास एक तरीके से इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अब यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि ये एक्सेस में है और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं रेट लो एक्सप्रेशन डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, R = K और कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। अच्छा ये भी एसिडिक मीडियम में है ना, और साथ में जो है वो यहां पर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। अब ये तो क्या है, एक्सेस में है, और वही बात अगेन, अगर ये एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या कंसंट्रेशन में चेंज न के बराबर, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो मैं यहां पर यूं बोलूंगा कि R = ये आया K
और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा C12H22O11, इसकी पावर 1 है और वास्तव में H2 की पावर भी कितनी है 1। कांस्टेंट और कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ गया, इसको हमने बोल दिया K डैश, और ये C12H22O11 की पावर 1, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बताओ, ऑर्डर तो कितना आ गया 1 आ गया, और मुझे बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास आ गई भैया कितनी 2, है ना, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल H2O का है और दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, अपने शुगर का है या सुक्रोज का है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। कई बार यहां से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है, देखो जरा क्वेश्चन कैसे आएगा, कि जैसे एक क्वेश्चन है कि when sugar is hydrolyzed in presence of a weak acid HA, ठीक है, then rate constant is found या rate constant was found 1.2 into 10 to the power minus 4 second inverse, ठीक है, and when it is hydrolyzed in presence of another weak acid HB, then rate constant was found 2.4 into 10 to the power minus 4 second inverse, ठीक है, then calculate the relative acidic strength of both acids, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों एसिड के लिए रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एक तरीके से कंपेयर कर दी है ना। याद करो हमने ये चीज आयनिक में पढ़ी है कि 2 एसिड के लिए रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हम कैसे कंपेयर करते हैं कि H+1 डिवाइड बाई H+2, यही तो क्या होती है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो आप पहले समझना इसको कि इसको हम यूं करेंगे सॉल्व कि कंडीशन ऐसी है, को तो मैं मिटा रहा हूं, देखो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि 2 अपने पास हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है शुगर का C12H22O11H2, ठीक है, और H+ की प्रेजेंस में करवा रहा है, ठीक है, तो C6H12O6 और साथ में बनेगा C6H12O6, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, ठीक है। अब कहीं पर वाटर का जिक्र नहीं है, हालांकि वैसे वाटर एक्सेस में होता है, लेकिन इसने ये बोल रखा है कि अगर HA की प्रेजेंस में करवाया तो रेट कांस्टेंट जो है वो इतना था, और HB की प्रेजेंस में करवाया तो रेट कांस्टेंट जो है वो इतना हो गया। इसका मतलब ये है कि जरूर रिएक्शन की जो रेट है ना, या जो रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट H+ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तभी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल रही है ना। और आप देखो कि ये रेट कांस्टेंट कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। इसका मतलब H+ के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन होगी ना वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, समझे बात को, कि H+ के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो मैं यूं बोलूंगा यहां से कि R = K, और यहां पर एक तो शुगर हो गया C12H22O11, दूसरा H+ की पावर भी कितनी होगी 1 होगी, और H+ यहां पर क्या है, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपको पता है कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है,
जितना जो है वो आपने इनिशियल में मिलाया था उतना का उतना लास्ट में वापस से क्या हो जाता है, बन जाता है। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में जो है कंजप्शन कैटलिस्ट का नहीं होता है, एज इट इज आपको रिएक्शन में जो है वो कैटलिस्ट वापस से मिल जाएगा, जितना मिलाया उतने का उतना। तो इसलिए जो है वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी नहीं। तो यहां पर जो है वो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना जरा कि R इज इक्वल टू के और H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई 1, और दूसरी तरफ C12 H22O11, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1। और भैया ये जो है R इक्वल टू ये हमारे पास है K डैश, C12 H22 और O11 की पावर कितनी 1, ठीक है। अब देखो कि K डैश की वैल्यू आई K इंटू H प्लस की पावर 1, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि K डैश ये प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, H प्लस के, और यही जो है वो हमें चाहिए, यही रिलेशन हमें चाहिए कि आपको जो एक K डैश तो ये दे रखा है कि HA की प्रेजेंस में HA से जो भी H प्लस मिलेंगे वो तो इसके प्रोपोर्शनल होंगे, HB से जो भी H प्लस मिलेंगे वो इसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं यहां से यूं बोल सकता हूं कि K1 डैश डिवाइड बाय K2 डैश इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम HA डिवाइड बाय H प्लस फ्रॉम HB, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। K1 डैश तो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 4। क्लियर है बात, ऐसा ही होगा। तो ये तो कैंसिल हुआ, ये आ गया भैया रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी 1/2, और यही अपना क्या है आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो भैया ये है आज की क्लास। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो है वो अलग अलग केस की बात करी, हमें सिंगल रिएजेंट के टर्म में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, कैसे जो है उसके लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाएंगे। अगर मान लो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या केस बन सकता है। फिर इसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ही अगर मान लो 2 रिएक्टेंट दे दे आपको, तो जो है वो किस तरीके से हम जो 2 रिएक्टेंट के टर्म में इक्वेशन बनाते हैं, और कैसे वो इक्वेशन जो है वो किसी एक को एक्सेस में लेने से सूडो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो हमने डिटेल पढ़ी है। और भाई ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो है ना, विशेष करके सूडो ऑर्डर की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब अगली क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा रेट कैलकुलेशन करने की या रेट लो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने का एक मेथड तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, टी हाफ मेथड, इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड, ये सारी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके समझ में आ रही होगी। एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखिए भैया। स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ आपकी ठीक रहेगी तभी आप प्रॉपर पढ़ाई को टाइम दे पाओगे। अदरवाइज जो वो कभी सर पकड़ोगे, कभी नाक पकड़ोगे, कभी नाक से जो टपक रहा है, कभी आंख से टपक रहा है, समझ में नहीं आएगा। मौसम चेंज हो रहा है तो इस दौरान ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ जो है वो उसको बहुत ज्यादा जो है प्रेफरेंस दे, ठीक है। और भाई बाकी जो है वो आप चैनल के थ्रू जुड़े रहे, लगातार जो है ना जुड़े रहे चैनल के थ्रू, क्योंकि भाई नीट से या जेई से या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट जो है ना वो आपको मैं देता रहूंगा टाइम टू टाइम। और इसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है ना वो भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दे रखा है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो डाल दूंगा, ठीक है ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपको लगता है कि भाई यहाँ तक अगर आप आ रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई चैनल को जो शेयर जरूर करें, हाँ सब्सक्राइब तो हो जाता है, शेयर नहीं होता है, तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अपना टारगेट एक ही है कि केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।